उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। उसका नंबर बताओ, इमरान ने कहा तो आर्मी ने उससे नंबर बता दिया। गुड शो। अब ये बताओ कि वो तुमसे किस नौयत के काम लेती है। मुझे हर बात सच सुननी है। मैं सच और झूठ की तमीज़ कर सकता हूँ। अगर तुमने मुझसे गलत बयानी की या तुम्हारी बातों में मुझे झूठ महसूस हुआ तो मैं बगैर किसी हिचकिचाहट के तुम्हारे सर पे गोली उतार दूंगा। इमरान ने कहा। ओ नहीं, ऐसा मत करना कोबरा, मैं तुम्हें सारी बातें बता देता हूँ, आर्मी ने खौफ से काम कर कहा। फिर वो इमरान को बताने लगा कि मैडम इससे क्या क्या काम लेती थी। मैडम का काम ज़्यादातर मुख्तलिफ अफराद की निगरानी होता था जो वो आर्मी और इसके आदमियों से कराती थी। ये सुनकर इमरान ने बेख्तियार होंठ भींच लिए कि आर्मी ने इस लड़की को प्रोफेसर काशिफ जलील के बारे में भी बता दिया था कि उससे बेहोशी की हालत में किस अस्पताल में पहुंचाया गया है। प्रोफेसर काशिफ जलील का नाम सामने आते इमरान का यकीन पुख्ता हो गया कि मैडम फारिहा लेडी घोष का फर्जी नाम है। ठीक है, अब बताओ तुम्हारे आदमी मेरे साथियों को कहाँ ले गए हैं। इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। 0 पॉइंट पर। मैडम के हुक्म पर मैंने उन्हें 0 पॉइंट पर भेज दिया है। आर्मी ने जवाब दिया। किसका है 0 पॉइंट और कहाँ है। इमरान ने कहा। यह मेरा एक खुफिया पॉइंट है। आर्मी ने जवाब दिया। फिर उसने 0 पॉइंट का पता बता दिया। क्या वो सब जिंदा हैं? इमरान ने पूछा। हाँ, मैडम ने उन्हें फ्लैशलाइट से बेहोश किया है। जब तक उन्हें एंटी नहीं लगाया जाता इस वक्त तक वो होश में नहीं आएंगे। मैडम ने कहा। जब तक वो खुद उन्हें आती नहीं है उन्हें बेहोश ही रखा जाए। आर्मी ने कहा। 0 पॉइंट का इंचार्ज कौन है? इमरान ने कहा। वॉस्टर। उसका नाम वॉस्टर है। आर्मी ने जवाब दिया। मेरे सामने उसे फ़ोन करो और तस्दीक कराओ कि मेरे आदमी वहीं मौजूद हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इमरान ने कहा। लेकिन आर्मी ने कहना चाहा। तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने है आर्मी। तुम्हारी किस्मत अच्छी है तुम अभी तक जिंदा हो, वरना कोबरा के सामने हक लाने वाला और झूठ बोलने वाला जिंदा नहीं रहता। जो कह रहा हूं वो करो वरना। इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा तो आर्मी उसका लहजा सुनकर काम कर रह गया। उसने फौरन सामने पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस 0 पॉइंट। राब्ता मिलते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई थी। आर्मी बोल रहा हूँ। आर्मी ने लहजे में करख्तगी लाते हुए कहा। ओ यस बॉस, वॉस्टर बोल रहा हूँ। आर्मी की आवाज सुनकर दूसरी तरफ से इंतहाई मौतमाना लहजे में कहा गया। तुम्हारे पास 4 अफराद को बेहोशी की हालत में लाया गया है, जिनमें 3 मर्द और 1 औरत है। आर्मी ने कहा। यस बॉस, विकी और जैकी उन्हें यहां पहुंचा कर गए हैं। वॉस्टर ने कहा। कहाँ है वो और किस हालत में है? आर्मी ने इस अंदाज में पूछा। मैंने उन्हें ब्लैक रूम में राड्स वाली कुर्सियों में जकड़ दिया है और वो अभी तक बेहोश पड़े हैं। उतनी देर में इमरान ने आर्मी से फ़ोन ले लिया और उसे वॉस्टर को कहने लगा कि तुम्हारे पास DT1 एंटी है। इमरान ने आर्मी की आवाज़ में पूछा और उसे अपनी आवाज़ में बोलता देखकर आर्मी की आंखें हैरत में फैल गई। यस बॉस, मौजूद हैं। वॉस्टर ने जवाब दिया। गुड शो। उन्हें एक एक एंटी लगाकर होश में लाओ और रॉड्स वाली कुर्सियों से आज़ाद कर दो। उन्हें 0 पॉइंट से निकलने का मौका दे दो और वो जहाँ जाना चाहें जाने दो उन्हें। इमरान ने कहा। लेकिन बॉस, वॉस्टर ने कहा, जो कह रहा हूँ वो करो। नॉनसेंस। ये वो अफराद नहीं है जिन्हें लाया जाना था। उन्हें नुकसान पहुंचाए बगैर निकलने का मौका दो, ये मेरा हुक्म है। इमरान ने आर्मी की आवाज में गरजते हुए कहा। यस बॉस, वॉस्टर ने खौफ भरे लहजे में कहा और इमरान एक झटके से रिसीवर को रीडर पर रख दिया। ये कैसे मुमकिन है? तुम मेरी आवाज में कैसे बात कर सकते हो? आर्मी ने इमरान की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए कहा। यह सब छोड़ो और अपनी मैडम फारिया का नंबर मिलाओ। इमरान ने कहा। आर्मी चंद्र में उससे खौफ और परेशानी के आलम में देखता रहा। फिर उसने एक बार फिर रिसीवर उठाया और कान से लगाकर नंबर प्रेस करने लगा। जैसे ही उसने नंबर प्रेस करके हाथ हटाया, इमरान ने हाथ बढ़ाकर एक बार फिर लाउडर का बटन प्रेस कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ नंबर बंद था। ये नंबर तो ऑफ है। इमरान ने कहा। हाँ, लेकिन मैं इसी नंबर पर बात करता हूँ। पहले तो ये नंबर कभी ऑफ नहीं हुआ। आर्मी ने परेशानी के आलम में कहा। तो अब क्यों ऑफ है? इमरान ने कहा। मैं नहीं जानता। आर्मी ने इसी अंदाज में कहा। और कौन सा नंबर है तुम्हारे पास इस राब्ते के लिए? इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा। नहीं, मेरे पास यही एक नंबर है और कोई नहीं। आर्मी ने जवाब दिया। ठीक है, तुमने चूंकि मुझसे ताउन किया इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, लेकिन विकी और जैकी को मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता। इन दोनों ने मेरे 3 साथियों को शदीद जख्मी किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें खुद हलाक करो। अगर अगले 1 घंटे तक मुझे इन दोनों की हलाकत की खबर ना मिली तो फिर मैं यहाँ दोबारा आऊँगा और आते ही तुम्हें गोली मार दूंगा। इमरान ने घुर्रा कर कहा। ओ नहीं, मैं अभी इन दोनों को यहाँ बुलाता हूँ और तुम्हारे सामने उन्हें शूट कर देता हूँ। आर्मी ने कहा।
और हम बाहर जा रहे हैं, उससे पहले तुम अपने साथियों को पीछे कर दो। ठीक है, तुम्हें और जैकरजादा को यहाँ से बाहर जाने में कोई रुकावट पेश नहीं आएगी, आर्मी ने खौफ भरे लहजे में कहा। उसने रिसीवर उठाया और काउंटर पर फ़ोन करके हिदायत देने लगा। जैसे ही उसने हिदायत देकर रिसीवर को रीडर पर रखा, इमरान का हाथ हरकत में आया और आर्मी पूरी तरह से चीखता हुआ कुर्सी पर गिर गया। इमरान उसके सर पर रिवॉल्वर का दस्ता मारा था। उसी तरफ लगते ही आर्मी ढेर हो गया। उसके हाथ पांव ढीले पड़ते चले गए। आर्मी को बेहोश करके इमरान उठा और तेज तेज चलता हुआ कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजा खोला तो बाहर टाइगर चौकस खड़ा था। कोई आया तो नहीं इस तरफ? इमरान ने पूछा। नहीं, लेकिन सब बैरूनी दरवाजे के पास खड़े हैं, टाइगर ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, अब वो हमारे रास्ते में नहीं आएंगे, आओ, इमरान ने कहा और तेज तेज चलता हुआ राहदारी की तरफ बढ़ता चला गया। दरवाजे पर पहुंचकर उसने लॉक हटाया और फिर दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। ये देखकर टाइगर एक तवील सांस लेकर रह गया कि मशीन गन बरदार दरवाजे के पास मौजूद नहीं थे, बल्कि वो वापस उन्हीं जगहों पर जाकर खड़े हो गए थे जहां वो पहले खड़े थे। अलबत्ता जिस बदमाश को टाइगर ने थप्पड़ मारा था वो दरवाजे की साइड में खड़ा था। इन दोनों को बाहर निकलते देखकर वो खौफनाक नजरों से उन्हें घूरने लगा। आओ, इमरान ने कहा और टाइगर के साथ एतमीनान भरे अंदाज में बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। हाल में मौजूद अफराद और गुंडे उन्हें तेज नजरों से घूर रहे थे, लेकिन चूंकि आर्मी ने काउंटर पर उन्हें वहां से निकलने के अहकाम दे दिए थे, इसलिए उनमें से ना तो कोई आगे आया था और ना ही किसी ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की थी। सीटी की आवाज सुनकर कर्नल स्कॉट ने सामने पड़ा हुआ ट्रांसमीटर उठा लिया। उसने ट्रांसमीटर का बटन प्रेस किया तो उसे दूसरी तरफ से अकाई की कॉल वसूल होने लगी, जो कब्रस के दारुल हुकूमत नकूसिया में बतौर फॉरेन एजेंट तैनात था। यस कर्नल स्कॉट अटेंडिंग यू, ओवर, कर्नल स्कॉट ने करख्त लहजे में कहा। अकाई बोल रहा हूँ चीफ, ओवर। दूसरी तरफ से अकाई की आवाज सुनाई दी। यस अकाई, क्या रिपोर्ट है? ओवर, कर्नल स्कॉट ने पूछा। काम हो गया है चीफ, मैंने इन दोनों हबशियों को हिट कर दिया है, ओवर, अकाई ने मुसरत भरे लहजे में कहा। तो कर्नल स्कॉट के होंठों पर भी मुस्कुराहट उभर आई। गुड शो, कैसे किया उन्हें टारगेट? मुझे पूरी तफसील बताओ, ओवर, कर्नल स्कॉट ने कहा। तैयारे की लैंडिंग के बाद वो दोनों तैयारे से निकलकर इमिग्रेशन पर पहुंचे तो मेरा एक आदमी इमिग्रेशन काउंटर पर मौजूद था। इसने मुझे इन दोनों के कद काठ के बारे में बता दिया था। कुछ देर बाद मेरे आदमी ने मुझे उनके एयरपोर्ट से बाहर निकलने की रिपोर्ट दी। एयरपोर्ट के बाहर भी मेरा एक साथी मौजूद था। इसने इन दोनों की निगरानी शुरू कर दी। वो दोनों टैक्सी स्टैंड पर गए और फिर उन्होंने एक टैक्सी हायर की। मेरे साथी ने मुझे इस टैक्सी का नंबर बता दिया। मैं एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर दूर एक गैर आबाद इलाके में उनका मुंतजिर था। एयरपोर्ट से आने वाली तमाम गाड़ियां इस रास्ते से जरूर गुजरती थी। मेरे पास PKR 350 दूर मार राइफल थी। जब मैं मतलूबा टैक्सी राइफल पर लगी दूरबीन में देखी तो मैंने एक फायर करके इस टैक्सी को अगला टायर ब्रस्ट कर दिया। टैक्सी चूंकि फुल रफ्तार से आ रही थी, इसलिए जैसे ही उसका टायर ब्रस्ट हुआ, ड्राइवर टैक्सी को कंट्रोल ना कर सका और टैक्सी सड़क पर उलट गई और दूर तक उलटती पलटती चली गई। सड़क की साइड पर मौजूद गन्ने की फसल में घुसती चली गई। वह सड़क के किनारे पर मौजूद एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ा हुआ था। टैक्सी को उलटकर खेत में जाते देखकर मैं फौरन दरख्त से नीचे उतरा और फिर मैं भागता हुआ इस तरफ बढ़ता चला गया जहां गन्ने की फसल में टैक्सी उल्टी हुई थी। इत्तेफाक से इस तरफ अभी कोई नहीं आया था। हालांकि इस टैक्सी को इस तरह उलटते पलटते देखकर सड़क पर मौजूद कई गाड़ियां रुक गई थी। मैं जब टैक्सी के नजदीक पहुंचा तो मैंने ड्राइवर और इन दोनों स्याह फामों को इंतहाई जख्मी हालत में देखा। वो टैक्सी से निकलने की कोशिश कर रहे थे। मैंने फौरन जेब से एक साइलेंसर लगा रिवॉल्वर निकाला और इन दोनों के सिरों में गोलियां मार दी। जब मुझे यकीन हो गया कि वो दोनों हलाक हो चुके हैं तो मैंने ड्राइवर को भी हलाक किया और वहां से निकल गया, ओवर, अकाई ने तफसील बताते हुए कहा। गुड शो, वहां तुमने अपना कोई निशान तो नहीं छोड़ा, ओवर, कर्नल स्कॉट ने मुसरत भरे लहजे में कहा। नो चीफ, मैंने इंतहाई एहतियात से काम लिया था। दोनों स्याह फामों और टैक्सी ड्राइवरों को हलाक करने में वहां से निकलने में देर नहीं लगाई थी, ओवर, अकाई ने कहा। गुड शो, ये तुमने अच्छा किया है कि उनकी हलाकत की तस्दीक करके वहां से निकले हो, वरना आमतौर पर यही कहा जाता है कि इमरान उसके साथी मरने के बावजूद भी हैरतअंगेज तौर पर जिंदा हो जाते हैं, ओवर, कर्नल स्कॉट ने कहा। इस बार ऐसा नहीं होगा चीफ, मैंने फायरिंग करके उनकी खोपड़ियां उड़ा दी थी, इसलिए उनकी मौत यकीनी है, ओवर, अकाई ने कहा। ओके, ये ठीक है कि तुमने वहां अपना कोई निशान नहीं छोड़ा, लेकिन एहतियात का तकाजा है कि तुम फौरन अंडरग्राउंड हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि इमरान को ऐसा कोई क्लू मिले कि उसके साथियों की हलाकत में हमारा हाथ है, ओवर, कर्नल स्कॉट ने कहा। यस चीफ, जैसा आपका हुक्म, ओवर, अकाई ने कहा। और कोई बात, ओवर, कर्नल स्कॉट ने कहा। यस चीफ, मैंने इन दोनों को गोलियां मारने से पहले उनके सुपर कैमरे से तस्वीर उतार ली थी। वो तस्वीर मैंने हेडक्वार्टर के कंप्यूटर सेंटर में भेज दी हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं, ओवर, अकाई ने कहा। ठीक है, मैं देख लूंगा, कर्नल स्कॉट ने कहा। फिर उसने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। चंद लम्हे वो सोचता रहा, फिर उसने सफेद रंग के फोन सेट का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने लगा।
यस, कंप्यूटर सेक्शन। राब्ता मिलते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। कर्नल स्कॉट बोल रहा हूँ। कर्नल स्कॉट ने करख्त लहजे में कहा। ओह यस जी, मैं सेक्शन इंचार्ज मार्टी बोल रहा हूँ। तुम्हें कब्र से अकाई ने चंद तस्वीर भिजवाई हैं, क्या तुम्हें उन्हें चेक किया है? कर्नल स्कॉट ने कहा। यस चीफ, दो स्याह फामों की तस्वीर हैं जो इंतहाई जख्मी हालत में दिखाई दे रहे थे। मार्टी ने जवाब दिया। तुम्हारे पास पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और अली इमरान की मजीद चंद साथियों की तस्वीर भी मौजूद हैं, जिनमें वो तस्वीर इमरान के नेगरो साथियों के भी हैं। इनके नाम जोसेफ और जमाना हैं। इन दोनों तस्वीर को ओपन करो, उनके स्पेशल कंप्यूटर में इन दोनों तस्वीरों से मैचिंग करो जो तुम्हें अकाई ने भेजी हैं। कर्नल स्कॉट ने कहा। यस चीफ, मार्टी ने कहा। दोनों तस्वीरें मैच कर चाहें तो मुझे बता देना। कर्नल स्कॉट ने कहा। उसने मार्टी का जवाब सुने बगैर रिसीवर को रिल्डे पर रख दिया। फिर उसने सामने पड़ी हुई एक फाइल खोली और उसके मुतालिया में मसरूफ हो गया। तकरीबन 20 मिनट के बाद फोन की घंटी बज उठी तो उसने चौंक कर फाइल से सर उठाया। सफेद रंग के फोन पर लगा बल्ब जल बुझ रहा था। कर्नल स्कॉट ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाकर कान से लगा दिया। कंप्यूटर सेक्शन से मार्टी बोल रहा हूँ चीफ, दोनों की शक्लें मुख्तलिफ हैं। क्या कह रहे हो? तस्वीरें मुख्तलिफ हैं? क्या मतलब? तुम्हारा मतलब है कि अकाई ने तुम्हें जिन दो जख्मी स्याफामों की तस्वीरें भेजी हैं वो इमरान के साथ ही जोसेफ और जवाना की नहीं हैं? कर्नल स्कॉट ने हैरत भरे लहजे में कहा। यस चीफ, दोनों की शक्लें और कदकाठ जोसेफ और जवाना से जरूर मिलते हैं, लेकिन ये दोनों वो नहीं हैं। उनकी आंखों और उनके कानों की मखसूस बनावट में बहुत फर्क है। जख्मी अफराद और जोसेफ और जवाना में बहुत हद तक मुशाबियत है, लेकिन इतनी भी नहीं कि इन दोनों को पहचाना ना जा सके। मार्टी ने जवाब दिया तो कर्नल स्कॉट ने बेख्तियार होंठ पीछ लिए। तो अकाई ने जोसेफ और जवाना की बजाय किसी और का शिकार कर लिया है। कर्नल स्कॉट ने गुर्राहट भरे लहजे में कहा। यस चीफ, तस्वीरों का फर्क इस तरफ इशारा कर रहा है। मार्टी ने कहा। ओके, मैं अकाई से बात करता हूँ। कर्नल स्कॉट ने होंठ काटते हुए कहा और रस्सीवर रख दिया। यह कैसे मुमकिन है कि अकाई ने इन दोनों को पहचानने में गलती की हो? मुझे फास्कल ने इन दोनों के जो हुलिये बताए थे वही हुलिये मैंने अकाई को भी बता दिए थे। फिर इसने गलत आदमियों को क्यों हलाक किया? कर्नल स्कॉट ने गुर्राहट भरे लहजे में कहा। चंद लम्हे वो सोचता रहा, फिर उसने ट्रांसमीटर उठाकर ऑन किया और अकाई को कॉल करने लगा। यस, अकाई अटेंडिंग यू, ओवर। राब्ता मिलते ही अकाई की आवाज़ सुनाई थी। चीफ बोल रहा हूँ, ओवर। कर्नल स्कॉट ने गुस्सेले लहजे में कहा। यस चीफ, ओवर। अकाई ने मौतबाना लहजे में कहा। तुमने कंप्यूटर सेक्शन में किन दो अफराद की तस्वीरें भिजवाई हैं? नॉनसेंस, ओवर। कर्नल स्कॉट ने इसी अंदाज में कहा। जोसेफ और जवाना की चीफ, जिन्हें मैंने हलाक किया है। ओवर, अकाई ने कहा। वो जोसेफ और जवाना नहीं है। नॉनसेंस, ओवर। कर्नल स्कॉट ने चीखते हुए कहा। वो जोसेफ और जवाना नहीं हैं। ये आप क्या कह रहे हैं चीफ? आपने मुझे जिन दो अफराद के हुलिये बताए थे दोनों वैसे ही थे। ओवर, अकाई ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। इन दोनों की शक्लें जोसेफ और जवाना से मिलती जुलती हैं। उनके कदकाठ भी इन जैसे हैं, लेकिन जिन अफराद को तुमने हिट किया है वो इमरान के साथ ही जोसेफ और जवाना नहीं हैं। कंप्यूटर डाटा में मौजूद उनकी तस्वीरें तुम्हारी भेजी हुई तस्वीरों से मैच नहीं हुई। ओवर, कर्नल स्कॉट ने उसी तरह चीखते हुए कहा। ओ, तो फिर वो दोनों कौन थे? ओवर, अकाई ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। ये तुम बताओ कौन थे और असल आदमी कहाँ है? ओवर, कर्नल स्कॉट ने गुस्सेले लहजे में कहा। मैं पता करता हूँ। ओवर, अकाई ने कहा। इस फ्लाइट के बारे में मालूमात हासिल करो कि इस फ्लाइट में कितने स्याफाम आए थे और वो कहाँ गए हैं। ओवर, कर्नल स्कॉट ने इसी अंदाज में कहा। यस चीफ, मैं अभी एयरपोर्ट जाता हूँ और इस फ्लाइट के बारे में तफसील हासिल करता हूँ और जल्द ही उनके बारे में पता लगाता हूँ कि वो कहाँ है। ओवर, अकाई ने कहा। तुम्हें इनके बारे में सिर्फ पता नहीं लगाना बल्कि उन्हें इनके अंजाम तक पहुँचाना है। मैं तुमसे एक बार फिर कह रहा हूँ कि इन दोनों को किसी भी सूरत में इसराइल नहीं पहुँचना चाहिए, समझे तुम? ओवर, कर्नल स्कॉट ने कहा। यस चीफ, मैं कंप्यूटर सेक्शन के इंचार्ज मार्टी से इन दोनों की असल तस्वीरें मंगवा लेता हूँ, फिर इनकी कापियाँ बनाकर अपने साथियों में बांट दूंगा। कब्रस में वो जहाँ भी होंगे इनका पता चल जाएगा। ओवर, अकाई ने कहा। ओके, जो भी करना है जल्दी करो। ऐसा ना हो कि तुम उन्हें कब्रिस्त में तलाश करते रह जाओ और वो किसी रास्ते से खुफिया तौर पर इसराइल पहुंच जाए। ओवर, कर्नल स्कॉट ने कहा। ऐसा नहीं होगा चीफ। ओवर, अकाई ने कहा और कर्नल स्कॉट ने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता खत्म कर दिया। अभी उसने ट्रांसमीटर ऑफ करके ही रखा था कि मेज पर पड़े हुए नीले रंग के फोन की घंटी बज उठी तो कर्नल स्कॉट ने सर झटक कर हाथ बढ़ाया और फोन का रिसीवर उठा लिया। कर्नल स्कॉट बोल रहा हूँ, उसने करख्त लहजे में कहा। सॉरेट बोल रहा हूँ चीफ। दूसरी तरफ से सॉरेट की आवाज़ सुनाई थी। यस सॉरेट, क्यों फोन किया है? कर्नल स्कॉट ने उसी अंदाज में कहा। मास्टर गन का पता चल गया है चीफ। दूसरी तरफ से सॉरेट ने कहा।
ये गन वाइट वाटर के टॉप एजेंट लोसाका के पास है चीफ, जिसके बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब ये कंफर्म हो गया है कि उसके पास वाकई ही मास्टर गन मौजूद है। सारेट ने कहा, गुड शो, अगर तुम्हें पता चल गया है कि इसके पास मास्टर गन मौजूद है तो फिर तुमने अब तक इससे गन हासिल क्यों नहीं की? कर्नल स्कॉट ने कहा, लासूंगा एक क्रीमिया की रियासत ओहायो में मौजूद है चीफ, इससे गन हासिल करने के लिए मुझे ओहायो जाना पड़ेगा। सॉरेट ने कहा, तो जाओ, देर क्यों कर रहे हो? नॉनसेंस, तुम जानते हो कि हमारा काम बगैर मास्टर गन के पूरा नहीं हो सकता है, तो फिर तुम उसे हासिल करने में देर क्यों कर रहे हो? कर्नल स्कॉट ने गुस्सेले लहजे में कहा, ओहायो जाने में काफ़ी वक्त लग सकता है चीफ, इसलिए मुझे स्पेशल पासपोर्ट और कागजात बनवाने पड़ेंगे। मैं इसराइली एजेंट के तौर पर तो वहाँ जा नहीं सकता और फिर मुझे वहाँ जाने के लिए खासी रकम भी दरकार होगी। लोसांगा मुझे जाहिर है मांगने पर गन तो देगा नहीं, मुझे इसे ज़बरदस्ती गन हासिल करनी पड़ेगी और इस पर हमला कराना पड़ेगा। वो इंतहाई तरबियत याफ्ता आदमी है, इस पर अटैक करने के लिए मुझे एक बड़े और ताकतवर ग्रुप की जरूरत पड़ेगी जो मैं ओहायो से हायर कर सकता हूं। इसलिए भी मैंने जरूरी मालूमात हासिल कर ली हैं। ओहायो में एक ग्रुप है जो ब्लैक ग्रुप कहलाता है। इस ग्रुप के अफराद बेहद ताकतवर, जीरक और हर किस्म के असलहे से लेस हैं। अगर मैं उन्हें हायर कर लूं तो इस ग्रुप में इतनी ताकत और इतनी हिम्मत है कि वो लोसांगा जैसे ताकतवर एजेंट से टकरा सकते हैं। जब तक हम लोसांगा को हलाक नहीं करेंगे इस वक्त तक हम इससे मास्टर गन हासिल नहीं कर सकेंगे। सॉरेट ने कहा तो कर्नल स्कॉट ने भी इख्तियार होंठ भींच लिए। तुम्हें ये कहाँ से पता चला है कि लोसांगा के पास मास्टर गन है? कर्नल स्कॉट ने पूछा। इंटरनेशनल वर्ल्ड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा एक आदमी मौजूद है चीफ, मैंने इसके जरिए ऑर्गेनाइजेशन से लोसांगा के बारे में मालूमात हासिल की थी। इन मालूमात में लोसांगा के ज़रिए इस्तेमाल हर चीज़ की तफसील मौजूद है जिसमें मास्टर गन का नाम भी शामिल है। सॉरेट ने जवाब देते हुए कहा, तो तुम्हें अब ओहायो जाने के लिए तुम्हें पासपोर्ट और जरूरी कागजात के साथ रकम भी दरकार है? कर्नल स्कॉट ने होंठ चबाते हुए कहा, यस चीफ। सॉरेट ने जवाब दिया, कितनी रकम चाहिए? कर्नल स्कॉट ने पूछा। कम से कम $5 लाख। सॉरेट ने जवाब दिया, ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ, हमारे लिए मास्टर गन का हसूल बेहद ज़रूरी है और मैं तुम्हारे नाम का एक डेबिट कार्ड भी बनवा देता हूं ताकि रकम की ट्रांसलेट आसानी से मुमकिन हो सके। कर्नल स्कॉट ने कहा, यस चीफ, थैंक यू चीफ। सॉरेट ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। उसके लहजे में हल्की सी हैरत का अंसर भी था, जैसे वो इस बात पर हैरान हो रहा हो कि $5 लाख का सुनकर भी कर्नल स्कॉट ने कोई तारुस नहीं किया और आसानी से मान गया था, वरना कर्नल स्कॉट हर मामले में इंतहाई कफ़ायतशार वाक़या हुआ था और ख़ास तौर पर एजेंसी के अकाउंट से रकम खर्च करने में खासी कंजूसी दिखाता था। तुम 2 घंटे तक क्वार्टर से बात कर लेना, वो तुम्हारे कागजात और पासपोर्ट जारी कर देगा, कर्नल स्कॉट ने कहा। यस चीफ, सॉरेट ने कहा। कर्नल स्कॉट ने कुरिडलर पर हाथ मारकर टून क्लियर की और फिर नंबर प्रेस कर दिए। क्वार्टर बोल रहा हूँ। राब्ता मिलते ही क्वार्टर की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। कर्नल स्कॉट बोल रहा हूँ, कर्नल स्कॉट ने मखसूस लहजे में कहा। ओह यस चीफ। कर्नल स्कॉट की आवाज़ सुनकर क्वार्टर ने इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा तो कर्नल स्कॉट उसे सारेट का पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात तैयार कराने की हदायत देने लगा। यस चीफ, मैं 2 घंटों में ये सारा काम करा लूँगा, क्वार्टर ने मौतबाना लहजे में कहा। लेडी एंडा के बारे में कुछ पता चला? कर्नल स्कॉट ने पूछा। नो चीफ, उसकी हम बदस्तूर तलाश में हैं, लेकिन अभी तक हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं चल सका, कॉटन ने कहा। लगता है तुम्हारी सलाहियतों को जंग लग गया है, तुम अपनी ही एक साथी को तलाश नहीं कर सके हो। अगर इमरान और उसके साथी यहाँ पहुँच गए तो तुम उन्हें कैसे तलाश करोगे? कर्नल स्कॉट ने भड़कते हुए लहजे में कहा। सॉरी चीफ, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर वाकई ही लेडी एंडा जिंदा है तो फिर मैं उसे हर हाल में तलाश कर लूंगा, चाहे उसके लिए मुझे प्रासलो के एक घर की ही क्यों ना तलाशी लेना पड़ी, कॉटन ने कहा। ठीक है, जो करना है करो, लेकिन लेडी एंडा को हर सूरत में तलाश करो, कर्नल स्कॉट ने सख्त लहजे में कहा। फिर उसने कुरिडलर फ़ोन पे रखा और फाइल पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। फाइल पढ़ते हुए उसके दिमाग से वो सारी बातें निकल गई थी जो उसने सॉरेट और कॉटर से की थी। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान दिखाई दे रहा था, जैसे उसे सिवाय फाइल पढ़ने के और कोई काम ना हो। लड़की की आवाज़ सुनकर ब्लैक ज़ीरो यूं उछला जैसे उसके पैरों के पास ताकतवर बम फट पड़ा हो। वो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था, लेकिन उससे वहां कोई लड़की दिखाई ना दे रही थी। कौन हो तुम? ब्लैक ज़ीरो ने खुद को संभालते हुए कहा। बताया तो है, तुम्हारी मौत। वही आवाज़ फिर सुनाई दी और इस बार ये आवाज़ ब्लैक ज़ीरो को अपने सामने से सुनाई दी तो इसने भी इख्तियार होंठ भींच लिए। तुम्हारा नाम क्या है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। लेडी घोस्ट, जवाब मिला। ब्लैक ज़ीरो एक बार फिर चौंक पड़ा। लेडी घोस्ट? क्या मतलब? अगर तुम लेडी घोस्ट हो तो फिर वो कौन थी? ब्लैक ज़ीरो ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। वो मेरी बहन थी जो तुम्हारी वजह से हलाक हुई है। लेडी घोस्ट की फुनकारती हुई आवाज़ सुनाई दी। बहन? ब्लैक ज़ीरो ने उसी तरह हैरत के आलम में कहा।
हाँ, लेडी घोस्ट एक नहीं दो थी। एक वो थी जिसे तुमने ना जाने कैसे गिरफ्तार कर लिया था और वो यहाँ हलाक हो गई। मैं तुमसे अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए आई हूँ, लेडी घोस्ट ने कहा। लेकिन इससे मैंने हलाक नहीं किया था, वो अपने गैजेट की पावर बैटरी के करंट से हलाक हुई थी। ब्लैक ज़ीरो ने खुद को संभालते हुए कहा। जो भी है वो तुम्हारी हिरासत में थी। ये बताओ तुमने उसे कब और कहाँ गिरफ्तार किया था और उसका स्पेशल गैजेट कैसे तबाह हुआ? लेडी घोस्ट ने कहा। क्या मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने का पाबंद हूँ? ब्लैक ज़ीरो ने घुर्राकर कहा। वो हैरत के शदीद झटके से निकल आया था। हाँ, तुम इस वक्त मेरे निशाने पर हो डिमी X2। मेरे हाथों में मशीन पिस्टल है। मैं चाहूं तो अभी तुम्हारे जिस्म को शहद की मक्खियों की तरह छत्ता बना सकती हूँ, लेडी घोस्ट ने कहा। तो फिर सोच क्या रही हो? करो फायर मुझे, ज़ीरो ने घुर्राकर कहा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से हलाक नहीं करूंगी। मैं तुम्हें और इमरान को एक साथ तुम्हारे साथियों के सामने पहले बेनकाब करूंगी और फिर तुम्हारे साथियों के सामने ही तुम दोनों को मौत के घाट उतार दूंगी। तो मुझे ये बताओ कि तुमने रीटा को कैसे पकड़ा था और वो इतनी आसानी से तुम्हारे काबू में कैसे आ गई? या उससे तुमने रेड ग्लासेस वाले चश्मे से देख लिया था? लेडी घोस्ट ने एक ही सांस में कई सवालात करते हुए कहा। तो तुम्हें मालूम है कि तुम रेड ग्लासेस में गायब होने के बावजूद दिखाई दे सकती हो? ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर कहा। हाँ, मुझे मालूम है और मैंने इसका तोड़ भी निकाल दिया है। क्या तोड़ निकाला है तुमने? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन बहरहाल ये तय है कि अब तुम कुछ भी कर लो मगर तुम मुझे नहीं देख सकोगे, लेडी घोस्ट ने कहा। तुम्हें देखने का मुझे शौक भी नहीं है, ब्लैक ज़ीरो ने मुंह बनाकर कहा। अब बताओ किस तरह मेरी बहन तुम्हारी कैदी बनी थी? लेडी घोस्ट ने फुनकारती हुई आवाज़ में कहा। जब तुम मुझे कुछ नहीं बता सकती तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, ब्लैक ज़ीरो ने इस बार कदरे घुर्राहट भरे लहजे में कहा। सोच लो, ऐसा कहकर तुम अपनी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हो, लेडी घोस्ट ने कहा। कैसी मुश्किलात? ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर कहा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा राज सबके सामने अया कर दूं? लेडी घोस्ट ने कहा। अब तुम्हारी ये धमकी मेरे लिए बेकार है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। बेकार है? क्या मतलब? लेडी घोस्ट ने चौंक कर कहा। तुम X2 का राज सीक्रेट सर्विस के मेंबरान के सामने ओपन करना चाहती थी। तुम्हारी इत्तला के लिए मैं तुम्हें बता देता हूं कि सीक्रेट सर्विस के मेंबरान को इस बात का पता चल चुका है कि असली X2 कौन है, ब्लैक ज़ीरो ने मुंह बनाते हुए कहा। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये राज मेरी बहन ने उन्हें बताया है? लेडी घोस्ट ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तो फिर उन्हें कैसे पता चला? लेडी घोस्ट की हैरत भरी आवाज़ सुनाई थी। जैसे भी पता चला है, बहरहाल अब X2 का राज मेंबरान के सामने बेनकाब हो चुका है। तुम्हारी ये धौंस अब मुझ पर और इमरान साहब पर कारगर नहीं हो सकती, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। शायद तुम मुझे ये सब बताकर टॉर्च देने की कोशिश कर रहे हो, लेडी घोस्ट ने घुर्रा कर कहा। नहीं, ये सच है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। मेरी बहन की लाश कहाँ है? लेडी घोस्ट ने चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद पूछा। तुम्हारे ख्याल में कहाँ होनी चाहिए इसकी लाश? ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुरा कर कहा। मैंने उसे डार्क रूम में देखा था जहाँ वो रॉड्स वाली एक कुर्सी पर जकड़ी हुई थी, लेडी घोस्ट ने कहा। तो तुम किसी साइंसी आले से यहाँ की चेकिंग कर रही थी, ब्लैक ज़ीरो ने घुर्रा कर कहा। हाँ, मैंने अपनी आंखों से अपनी बहन को शौक लगते और जलकर स्याह होते देखा, लेडी घोस्ट ने जवाब दिया। तो क्या अब तुम यहाँ से उसकी लाश ले जाने के लिए आई हो? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। हाँ, मैं यहाँ से उसकी लाश भी ले जाऊंगी और तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा, लेडी घोस्ट ने कहा। मुझे क्या मतलब? तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। 08 लेबॉर्ट्री में। मुझे मालूम है कि 08 लेबॉर्ट्री तुम्हारे हुक्म से ओपन होती है। मैं 08 लेबॉर्ट्री से ब्लैक क्रिस्टल हासिल करना चाहती हूँ और अब वहाँ से ब्लैक क्रिस्टल हासिल करने में तुम मेरी मदद करोगे, लेडी घोस्ट ने कहा। क्या तुम उसे किसी मुल्क के हवाले करना चाहती हो? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। नहीं, लेडी घोस्ट ने कहा। तो फिर तुम उससे क्यों हासिल करना चाहती हो? ब्लैक ज़ीरो ने सर झटक कर कहा। यह सब मैं तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगी, लेडी घोस्ट ने कहा। वक्त आने पर? क्या मतलब? ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हें हर बात का मतलब पूछने की बहुत आदत है। पहले मुझे ब्लैक क्रिस्टल हासिल करने दो, फिर मैं तुम्हें बता दूंगी कि मैंने उसे क्यों और किस मकसद के लिए हासिल किया है, लेडी घोस्ट ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसने ये कहते हुए बुरा सा मुंह बनाया हो। पहले ये बताओ कि X2 की फाइल कहाँ है जो तुम यहाँ से चोरी करके ले गई थी? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। वो मेरे पास महफूज है, लेडी घोस्ट ने जवाब दिया। कहाँ महफूज है? वो फाइल लाकर मुझे दे दो, यही तुम्हारे हक में अच्छा होगा, वरना। इस बार ब्लैक ज़ीरो ने हलक के बल कुर्राते हुए कहा। उसने जानबूझकर लेडी घोस्ट को बातों में उलझा रखा था। वो लेडी घोस्ट को बातों में उलझाते हुए इंतहाई गैर महसूस अंदाज में साइड पर पड़ी हुई एक मशीन की तरफ बढ़ रहा था। इस मशीन की साइड पर एक भारी पेपर वेट रखा हुआ था। ब्लैक ज़ीरो चाहता था कि किसी तरह से वो पेपर वेट उठाकर हाथ में ले ले ताकि वो उसे घुस पर फेंक सके, लेकिन अभी वो वेट पेपर से काफ़ी फासले पर था। वरना क्या?
तुम मुझे धमकी दे रहे हो? लेडी घोष की धमकी? नॉनसेंस, लेडी घोष ने चीखती हुई आवाज में कहा। इसे सिर्फ धमकी मत समझो, X2 जो कहता है उस पर अमल भी करता है। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तेज तेज चलता हुआ इस मशीन की तरफ बढ़ा जिस पर पेपर वेट रखा हुआ था। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? लेडी घोष ने चीखते हुए कहा। साथ ही तड़तड़ाहट हुई और ब्लैक ज़ीरो को अपने पैरों के इर्द गिर्द फर्श उधड़ता हुआ महसूस हुआ। ब्लैक ज़ीरो वहीं रुक गया। उसके होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट तैर रही थी। वो मशीन तक पहुंच चुका था। मशीन तक पहुंचते ही वो मुड़ा और एक बार फिर उस तरफ देखने लगा जिस तरफ उसके ख्याल के मुताबिक लेडी घोष मौजूद थी। अब अगर तुमने अपनी जगह से हरकत की तो गोलियां फर्श पर पड़ने की बजाय तुम्हारे जिस्म पर पड़ेंगी। तुम समझ रही हो कि मैं तुम्हारी इस धमकी से डर जाऊंगा और तुम्हें 0 इडली बॉटल ले जाकर ब्लैक क्रिस्टल के हासूल में तुम्हारी मदद करने में आमादा हो जाऊंगा? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, ऐसा ही होगा, लेडी घोष ने कहा। लगता है या तो तुम अहमक हो या फिर तुम अभी कम उम्र की बच्ची हो जो X2 के सामने ऐसी हमाकत आमेज बातें कर रही है। तुम यहाँ आ तो गई हो और वक्ती तौर पर तुमने खुद को मेरी नज़रों से छुपा लिया है, लेकिन यह मत भूलो कि तुम इस वक्त X2 के सामने हो और X2 अपनी नादीदा दुश्मन को सामने लाने का फन जानता है। ब्लैक ज़ीरो ने तलख लहजे में कहा। अच्छा, वो कैसे? लेडी घोष ने तमस्खराना लहजे में कहा। ऐसे, ब्लैक ज़ीरो ने कहा था और साथ ही उसका हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आया। दूसरे लम्हे ऑपरेशन रूम में लेडी घोष की तेज चीख के साथ उसके गिरने की आवाज़ उभरी और ब्लैक ज़ीरो एक मशीन पिस्टल उछलकर साइड की तरफ गिरते देखा। ब्लैक ज़ीरो ने मशीन पर पड़ा हुआ पेपर वेट उठा लिया था। फिर उसने लेडी घोष को बातों में उलझाए रखकर यह महसूस कर लिया था कि लेडी घोष कहाँ खड़ी है। फिर उसने पेपर वेट पूरी कुव्वत से इस नादीदा हस्ती पर खींच मारा। लेडी घोष ने चीख कर जैसे ही नीचे गिरी, ब्लैक ज़ीरो ने फौरन इस पर छलांग लगा दी। इसने लेडी घोष को छापने की कोशिश की थी, लेकिन इसी लम्हे ब्लैक ज़ीरो को यूं महसूस हुआ जैसे वो दो टांगे उसके सीने पर टकराई हों। उसे एक जोरदार झटका लगा और वो उछलकर लड़खड़ाते हुए पीछे हटता चला गया। पीछे मशीन से टकराकर उसने खुद को फौरन संभाल लिया। खुद को संभालते ही उसने रुके बगैर एक बार फिर इस तरफ छलांग लगा दी जहां उसके ख्याल के मुताबिक लेडी घोष मौजूद थी। इस बार छलांग लगाते ही ब्लैक ज़ीरो ने हवा में कलाबाजी खाई और दोनों टांगे मोड़कर कमरे के सेंटर में आया। दूसरे लम्हे कमरा लेडी घोष की इंतहाई कर्बनाक चीखों से गूंज उठा। वो शायद उठने की कोशिश कर रही थी। ब्लैक ज़ीरो की मुड़ी हुई टांगों में से एक घुटना लेडी घोष के सर पर लगा था जो कारगर साबित हुआ था और लेडी घोष की एक बार फिर गिरने की आवाज़ सुनाई दी। ब्लैक ज़ीरो लेडी घोष से कदरे आगे गिरा। उसने गिरते ही अपना रुख पलटा और फिर बिजली की सी तेज़ी से वो लेडी घोष पर झपट पड़ा। वो जानता था कि लेडी घोष गैबी हालत में है और अगर वो दाएं बाएं हो जाए तो ब्लैक ज़ीरो इसे तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने वक्त ज़ाया किए बगैर अपने हाथ फैलाकर लेडी घोष को पकड़ने की कोशिश की थी और इस बार उसकी कोशिश कामयाब रही। उसका एक हाथ लेडी घोष के हाथ से टकराया। ब्लैक ज़ीरो ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। लेडी घोष ने तड़प कर इससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ब्लैक ज़ीरो ने तेज़ी से करवट बदली और लेडी घोष का हाथ पकड़े पकड़े घूम किया। उसके घूमने की वजह से लेडी घोष का हाथ मुड़ गया था। उसके मुंह से एक बार फिर चीख निकली। उसने भी अपना जिस्म रोल करना चाहा, लेकिन उसी लम्हे ब्लैक ज़ीरो की टांग चली और उसने बूट की टू ठीक उस जगह मारी जहाँ उसके ख्याल के मुताबिक लेडी घोष का सर होना चाहिए था। निशाना ठीक लगा था। लेडी घोष की तेज चीख सुनाई दी और फिर वो साकित होती चली गई। ब्लैक ज़ीरो ने एहतियात के पेश नज़र एक बार फिर टांग चलाई और बोर्ड की टूल लेडी घोष के सर पे मारी, लेकिन इस बार लेडी घोष की ना तो चीख सुनाई दी और ना ही उसके हाथ में कुछ जुम्बश हुई। वो यकीनी तौर पर सर पर ब्लैक ज़ीरो की टांग लगने से बेहोश हो गई थी। ब्लैक ज़ीरो इसका हाथ छोड़े बगैर सीधा हुआ। उसने दूसरे हाथ से लेडी घोष का दूसरा हाथ पकड़ लिया। उसकी कलाई पर गैजेट की मौजूदगी का एहसास होते ही ब्लैक ज़ीरो ने गैजेट को उंगली से टटोलना शुरू कर दिया। फिर गैजेट पर एक बटन महसूस करते ही उसने बटन प्रेस कर दिया। जैसे ही उसने बटन प्रेस किया, अचानक उसके सामने तेज रोशनी सी चमकी और साथ ही ब्लैक ज़ीरो को गैजेट से बिजली का तेज झटका लगा। ब्लैक ज़ीरो के मुंह से भी इख्तियार चीख निकल गई और वो उछलकर कई फुट दूर जा गिरा। ब्लैक ज़ीरो को अपना जिस्म बुरी तरह से चीखता हुआ और झुनझुनाता हुआ महसूस हो रहा था। चंद लम्हे वो बुरी तरह से तड़पता रहा, फिर उसके दिमाग में अंधेरे की स्याह चादर सी फैल गई। तुमने इस आदमी पर गौर किया था? जोसेफ ने साथ बैठे हुए जवाना से मुखातिब होकर कहा। किस आदमी की बात कर रहे हो? जवाना ने चौंक कर कहा। वो दोनों कब्रस में जाने वाली फ्लाइट पर सवार थे। कब्रस जाने वाली परवाज़ ताइपान से अभी चंद लम्हे कबल रवाना हुई थी। ताइपान में चंद अफराद ड्रॉप हुए थे और अब इस तैयारी की अगली मंजिल कब्रिस थी। तैयारी में मुख्तलिफ कौमियतों के मुसाफिर सवार थे, जिनमें अक्सरियत कब्रसी और अफ्रीकी बाशिंदों की थी। कब्रसी बाशिंदे स्याफाम ज़रूर थे और उनकी डेलडोल नॉर्मल थी, लेकिन अफ्रीकी बाशिंदों की डेलडोल किसी भी तरह जोसेफ और जवाना से कम नहीं थी। वो सब भारी भरकम और त्योहेकल थे। पाकिस्तान से तैयारे को प्रवास किए 3 घंटे गुजर चुके थे और इस तैयारे ने पहले लैंडिंग शुक्रान के शहर ताइपान में की थी और 20 मिनट वहां रुकने के बाद तैयारा दोबारा प्रवास कर चुका था, जिसकी दूसरी और आखिरी मंजिल कब्रस था। ब्लैक ज़ीरो ने जोसेफ को मिशन की तफसीलात बता दी थी और जोसेफ ने जवाना को बता दिया था कि उन्हें कहाँ जाना है और क्या करना है, क्योंकि जोसेफ की तरह जवाना भी तवील अरसे से बेकार पड़ा हुआ था।
इसलिए फौरन मिशन पर जाने के लिए तैयार हो गया था। ब्लैक ज़ीरो ने 2 घंटों में ना सिर्फ उनके कागजात और पासपोर्ट तैयार करा दिए थे, बल्कि उनके लिए कब्रस जाने वाली फ्लाइट में टिकट भी कंफर्म करा दिए थे। Like, comment, share, press the bell icon